हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज मोबिलिटी एड्स। दिस वीडियो इज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू मोबिलिटी एड्स। ये टॉपिक बच्चों प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिर तक पूरा अच्छे से देखना विद प्रॉपर अटेंशन, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना मैंने आपको नोट्स भी बना के दिए हैं इन अ वेरी सिंप्लीफाइड ऑर्डर। तो वो नोट्स एज इट इज आप अपने एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर प्रैक्टिकल में जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है रिगार्डिंग वॉकिंग एड्स, तो आप उनके सामने भी बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को प्रेजेंट कर सकते हो। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं अबाउट दिस टॉपिक। सबसे पहले ये समझते हैं बच्चों की जो मोबिलिटी एड्स हैं ये होता क्या है। तो देखो, नाम से ही थोड़ा आइडिया लग रहा है कि वो डिवाइसेस या वो मशीन्स जो हमें मोबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं, राइट। अब एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो वो अप्लायंसेस या डिवाइसेस विच आर यूजफुल फॉर मोबिलिटी बट एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अब ये एड्स की जरूरत किन को पड़ेगी? उन इंडिविजुअल्स को जो कि खुद से नहीं चल पाते, उनको किसी सहारे की जरूरत होती है टू एम्बुलेट। तो उन इंडिविजुअल्स के लिए जो अप्लायंसेस या मशीन्स हम यूज करते हैं टू मेक देम एम्बुलेट आर नोन एज मोबिलिटी एड्स, राइट। अब ये जो मोबिलिटी एड्स होती हैं इनको हम एम्बुलेटरी असिस्टिव डिवाइसेस या फिर वॉकिंग एड्स भी कहा जाता है। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि वॉकिंग एड्स के बारे में लिखो, तो कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे वो आपसे मोबिलिटी एड्स के बारे में ही पूछना चाह रहे हैं। कई बार क्या होता है, एग्जाम में जब आप वाइवा देने जाते हो तो जो एग्जामिनर आता है वो आपको ये 3 टर्म्स दे देता है और आपसे डिफरेंस पूछने लग जाते हैं। कुछ बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे कि उनको समझ ही नहीं आता कि ये तीनों एक ही चीज हैं। तो इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब इंडिकेशंस की बात करते हैं कि आपको ये जो मोबिलिटी एड्स हैं ये कहाँ पे देने की ज़रूरत होती है। अब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन के अंदर बताया था कि जो मोबिलिटी एड्स होती हैं वो आप उन इंडिविजुअल्स को देते हो, या फिर ये एड्स वो इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं जो खुद से इंडिपेंडेंटली एम्बुलेट नहीं कर पाते। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे जो इंडिविजुअल होता है उसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है चलने के लिए? तो ये सारी वो इंडिकेशंस हैं। पेन, मसल वीकनेस, एम्प्यूटेशन है, पेशेंट को फ्रैक्चर है तो वो नहीं चल पा रहा, कोई जॉइंट डिजीज है, बैलेंस में प्रॉब्लम है पेशेंट को, लैक ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन है, उसके जो सेंसेस हैं, जो प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं पेशेंट के, इन्फ्लेम्ड या इंजर्ड लिम्ब है, जॉइंट इंस्टेबिलिटी, एक्सेसिव स्केलेटल लोडिंग एंड कॉस्मोसिस पर्पस से हम मोबिलिटी एड्स का यूज करते हैं। तो इन सारी कंडीशंस में हम मोबिलिटी एड्स का यूज करते हैं। इसके अलावा भी देयर आर मेनी कंडीशंस, बट मोटे तौर पे अगर मैं क्लासिफाई करूं तो यही सारी वो कंडीशंस हैं। इनके अंदर फिर देयर कैन बी मेनी डिफरेंट कंडीशंस नेम वाइज स्पेसिफिक होने के लिए, बट कैटेगराइजेशन में दीज आर द इंडिकेशंस फॉर मोबिलिटी एड्स। टाइप्स ऑफ मोबिलिटी एड्स। तो देखो बच्चों, देयर आर टोटल 6 टाइप ऑफ मोबिलिटी एड्स। अब इनको हम समझते हैं कौन कौन सी होती हैं। सो देखो, क्रचेस, केन्स, वॉकर्स, wheelchairs, orthosis and prosthesis. So these are the 6 type of mobility aids जो पेशेंट को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है एंड एट द सेम टाइम वो पेशेंट की जो मोबिलिटी है या फिर जो पेशेंट का एम्बुलेशन है वो भी अचीव करने में हेल्प करती हैं। इन सारे वॉकिंग एड्स के बारे में हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे कि बच्चों ये खुद में ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं और इनके ऊपर ना ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि जैसे आ जाएगा राइट अ नोट ऑन व्हीलचेयर प्रेस्क्रिप्शन, या फिर राइट अ नोट ऑन राइट अ डिटेल्ड असेसमेंट फॉर एक्सिलरी क्रचेस, राइट। तो इन सब के जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने अलग अलग वीडियो में अपने चैनल पे कवर कर रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए अबाउट वॉकिंग एड्स मैंने यहाँ पे आपको बताया है। नेक्स्ट इज हाउ डज इट वर्क। अब ये जो वॉकिंग एड्स होते हैं ये इतने तरीके के भी होते हैं और हम इनको डिफरेंट कंडीशंस में यूज करते हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा, बट इनका एक मेन पर्पस क्या होता है, किस तरीके से ये काम करते हैं। तो देखो, चाहे कोई भी वॉकिंग एड हो उसका मेन पर्पस क्या होता है? उसका मेन पर्पस ये होता है कि जो इंडिविजुअल खुद से नहीं चल पा रहा हम उसको वो असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं थ्रू दीज डिवाइसेस विच आर नोन एज वॉकिंग एड, ताकि वो इंडिपेंडेंटली एम्बुलेट कर सके। तो अब ये कब होगा कि जो जॉइंट है जहाँ पे उसको वेट बियरिंग में प्रॉब्लम है उसकी जो वेट बियरिंग है वो हम शिफ्ट कर देते हैं टू दीज डिवाइसेस।
एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई पेशेंट है, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है ना, अब वो एम्बुलेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही खड़ा होगा चलने के लिए तो उसके पैर पे लोड पड़ेगा और वो नहीं चल पाएगा, है ना। बट ऐसे बिना चले तो काम भी नहीं होगा। तो क्या होता है, पेशेंट को हम वॉकर दे देते हैं या फिर हम उसे क्रचेस दे देते हैं मान लो इस कंडीशन के अंदर। तो क्या होगा, उसकी जो वेट बियरिंग है वो उसके पैर के ऊपर से कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, उस वॉकिंग एड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो अब जो वेट था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसके ऊपर, वॉकिंग एड के ऊपर। वहाँ पे वो जो आपका वेट था वो शिफ्ट हो गया। तो जो वेट बियरिंग था आपके पैर के ऊपर वो कम हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो आप इजीली एम्बुलेट कर पाओगे। तो ये एक इसका मेन प्रिंसिपल होता है इसकी वर्किंग का। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हम इसको यूज करते हैं मोबिलिटी एड्स को। एक तो ये पेन रिड्यूस करता है, फॉल का जो रिस्क होता है या फिर ओवरऑल जो फॉल रेट होता है एल्डरली में भी, उसको कम करने में ही हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो एक स्टिक लेके चलते हैं अपने साथ। वो क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि उनको उससे एक सपोर्ट मिलता है कि हम स्टिक लेके चल रहे हैं तो हमारा बैलेंस जो है वो बना रहता है, तो जो फॉल के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ग्रेटर इंडिपेंडेंस, क्योंकि वो अपना काम खुद कर रहे हैं, वो खुद चल पा रहे हैं, तो उनके अंदर एक फीलिंग आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, जिसकी वजह से जो उनका इंडिपेंडेंस का लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है। इट इम्प्रूव्स द स्टेबिलिटी, तो जैसे हमने बात करी थी कि फॉल उनको कम लगती है, फॉल रिस्क कम हो जाता है पेशेंट का, तो स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही है तभी तो फॉल रिस्क कम हो रहा है। सो दीज टू थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। इम्प्रूव्स द गेट, जो फटीग लेवल होते हैं पेशेंट के वो कम हो जाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है पेशेंट की वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो खुद से एम्बुलेट कर पा रहे हैं, उनको किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं है, तो इसलिए जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। देयर विल बी अ रिड्यूस ऑफ लोड ऑन द लोअर लिम्ब एंड ऑल्सो देयर इज इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन द कम्युनिटी। अब इसके रिस्क क्या होते हैं, बेनिफिट्स की तो हमने बात कर ली कि ये बहुत अच्छे होते हैं, बट अब इसका नुकसान क्या होता है। मोबिलिटी एड्स जो होते हैं ना, उनसे आपको इंजरी के भी चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक्सिलरी क्रचेस की बात करूं तो एक्सिलरी क्रचेस आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रचेस, जो कि हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में, है ना। तो वो क्रचेस का जब हम इम्प्रॉपर यूज करते हैं या फिर इम्प्रॉपर तरीके से उनको यूज करते हैं टू एम्बुलेट, वो हमारी नर्व को इंजर कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम तो थी ही बट एक दूसरी प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाएगी। तो ये उसका रिस्क होता है। दूसरी बात क्या होती है, कई बार जो पेशेंट होता है ना वो सोलली सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं वॉकिंग एड्स के ऊपर, कि हम चलेंगे तो सिर्फ इनके भरोसे चलेंगे और अगर हमसे ये छीन लोगे तो हम नहीं चल पाएंगे। तो उनको ना इनकी आदत हो जाती, दे गेट हैबिचुएटेड टू इट, कि भाई ये है तो बढ़िया है, नहीं है तो हमसे काम नहीं हो पाएगा, राइट। तो उनको आदत लग जाती है, तो वो चीज भी यहाँ पे सही नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया हुआ है कि जब हम क्रचेस को ढंग से नहीं यूज करते तो यहाँ पे एक कंडीशन हो जाती है जिसको कहते हैं क्रच पैरालिसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपकी जो आर्मपिट है वहाँ पे जो नर्व्स आती हैं, जब उनके ऊपर बहुत एक्सेसिव प्रेशर पड़ने लग जाता है बिकॉज ऑफ एक्सिलरी क्रचेस, तो ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। प्रेस्क्राइबिंग मोबिलिटी एड्स। अब बच्चों जो प्रेस्क्रिप्शन रहता है वॉकिंग एड्स का, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट करता है आफ्टर द प्रॉपर डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। इसमें आपको पेशेंट की सारी चीज़ों के बारे में कवर करना है। जैसे पहले आप उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री लोगे, कोमॉर्बिडिटीज़ के बारे में पूछोगे, पेशेंट की नीड्स क्या है, अल्टीमेटली अगर उसे कोई मोबिलिटी एड चाहिए तो उसका मेन एम क्या है जो फुलफिल होना चाहिए, टेम्परेरी रिक्वायरमेंट है या परमानेंट रिक्वायरमेंट है। अब टेम्परेरी परमानेंट ऐसे समझो कि अगर किसी इंडिविजुअल का फ्रैक्चर हुआ है, उसको आप मोबिलिटी एड्स प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होंगे जब तक उसका फ्रैक्चर हील नहीं हो पाता। परमानेंट में क्या होता है, जैसे मैंने आपको एल्डरली का एग्जांपल दिया था कि जो जेरियाट्रिक के केसेस होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, वो स्टिक के साथ चलते हैं, तो वो स्टिक के साथ चलना उनकी एक आदत बन जाती है कि हम तो इसी के साथ चलते रहेंगे। तो वो आपको रिक्वायरमेंट देखनी है पेशेंट की, पेशेंट का बैलेंस तो सही है नहीं है, उसकी मसल स्ट्रेंथ है भी कि वो प्रोस्थेसिस का या फिर जो वॉकिंग एड्स हैं उनका जो वेट है वो लिफ्ट कर सके, पेशेंट का कॉग्निशन कैसा है, सही है नहीं है, इज ही मेंटली स्टेबल और नॉट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का आपको असेसमेंट करना है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का असेसमेंट करना है, जो पेशेंट का होम एनवायरनमेंट है, क्या आप जो उसको चीज़ें प्रिस्क्राइब कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने पेशेंट को बोला कि आप व्हील चेयर ले लो, बट उसके घर पे ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं है कि वो व्हील चेयर को एम्बुलेट कर सके वहाँ पे ढंग से, तो आपको वो सारी चीज़ें भी देखनी होंगी। पेशेंट की सेफ्टी एंड फॉल रिस्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी मोबिलिटी एड पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने से पहले। तो आपको इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से डिटेल में देखना होता है।
अब इन सब चीज़ों के अलावा बच्चों जो वॉकिंग एड्स होती हैं उनको प्रिस्क्राइब करने के लिए आपको पेशेंट का जो वेट बेयरिंग स्टेटस होता है ना वो भी देखना होता है कि वो कितना वेट बेयरिंग ले पा रहा है, कर पा रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली देखो ये जो वॉकिंग एड्स थे इनका प्रिंसिपल क्या था, इनका वर्किंग क्या था कि ये जो वेट बेयरिंग होता है उसको शेयर कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं अपने ऊपर, ताकि जो पेशेंट है उसका लोअर लिम्ब जो है उस पर उतना लोड ना पड़े और वो अच्छे से काम कर सके। तो पेशेंट का वेट बेयरिंग स्टेटस कैसा है, वो कितना वेट बियर कर सकता है अपने लोअर लिम्ब पे, उस हिसाब से आप असिस्टिव डिवाइस उसको बताओगे, तो वो भी आपको चेक करना आना चाहिए। तो अब ये जो वेट बेयरिंग स्टेटस होता है बच्चों, इसके 5 लेवल्स होते हैं। पहला फुल वेट बेयरिंग, नॉन वेट बेयरिंग, पार्शियल वेट बेयरिंग, टो टच वेट बेयरिंग एंड वेट बेयरिंग एज टॉलरेटेड। अब इनको एक एक करके समझते हैं। फुल वेट बेयरिंग में क्या होता है बच्चों कि जो इंडिविजुअल है ना वो बिल्कुल अपनी बॉडी का वेट उठा सकता है अपने लोअर एक्सट्रीमिटी के ऊपर, फुल वेट बेयरिंग कर पा रहा है। नॉन वेट बेयरिंग में क्या होगा कि जो इंडिविजुअल है वो अपने इन्वॉल्व्ड लिम्ब पे, जो उसका लोअर लिम्ब जो इन्वॉल्व है उस पे वेट ले ही नहीं पा रहा। फॉर एग्जाम्पल अभी पेशेंट का रिसेंट फ्रैक्चर हुआ है ना, तो उसकी हीलिंग होनी है अभी क्योंकि फ्रैक्चर बिल्कुल अभी हुआ है, तो उसमें पेशेंट जो है वो फ्लोर के साथ कॉन्टैक्ट ही नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका जो फ्रैक्चर अभी ताज़ा हुआ है, तो नॉन वेट बेयरिंग कंडीशन आ जाएगी। या फिर अगर किसी पेशेंट का एम्प्यूटेशन हुआ है अभी, है ना, तो उसका तो फुट ही नहीं है, तो वो ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में लाएगा क्या, तो वहाँ पे भी आपका जो इन्वॉल्व्ड लिम्ब है वो नॉन वेट बेयरिंग में है। नेक्स्ट कम्स द पार्शियल वेट बेयरिंग, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ वेट पेशेंट जो है वो बियर कर सकता है ऑन द इन्वॉल्व्ड एक्सट्रीमिटी। तो इसको हम ना बॉडी वेट के परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं कि 20%, 50%, 75%, डिपेंडिंग कि वो कितना अपनी बॉडी का जो वेट है वो बियर कर पा रहा है ऑन द लोअर लिम्ब। नेक्स्ट इज द टो टच वेट बेयरिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो नाम से ही समझ आ रहा है कि जो पेशेंट है ना वो सिर्फ अपने पैरों के जो टोज हैं, जो इन्वॉल्व साइड का जो टो है, सिर्फ उसी को टच कर रहा है फ्लोर पे, वेट बेयरिंग नहीं कर रहा, बस टो को टच किया एंड अप, टो को टच किया एंड अप, बस यही चीज हो रही है। वेट बेयरिंग एज टॉलरेटेड, यानी कि यहाँ पे पेशेंट जितना कंफर्टेबल है उतना ही वो वेट बेयरिंग टॉलरेट कर पा रहा है। जहाँ पे उसको पेन आया या फिर द पेशेंट फील्स अनकंफर्टेबल, बस उसके बाद वेट बेयरिंग नहीं हो रही। तो ये आपको पेशेंट गाइड करता है कि हाँ बस मैं इतना ही वेट बेयर कर सकता हूँ और अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट वॉकिंग एड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।